ग्राम पंचायतों को किया सम्मानित। सराहनीय कार्य करने वाले 5 पर्यावरण मित्रों को भी किया सम्मानित। रुड़की के पिराने कलियर उर्स मेले में पहुंचे बसपा विधायक सरवत अंसारी के गनर ने युवक से की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। राज्य की सभी भर्तियों में आंदोलनकारियों व आश्रितों को मिले आरक्षण, प्रवर समिति ने दिया सुझाव। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। आज से केदारनाथ में आपदा प्रभावितों का आमरण अनशन हुआ शुरू। भू स्वामित्व सहित कई मांगों के लिए आंदोलन जारी। पर्वतीय जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। और हरिद्वार में देर रात उपासना एक्सप्रेस की चपेट में आकर हाथी की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। डोईवाला में आज अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर उनका हौसला अफजाई करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। कार्यक्रम में अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन सभी का फूलमाला पहनाकर स्वागत कर कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग में कमेटी का गठन होगा, ये बातें उन्होंने कही। कांग्रेस पार्टी में जिला परवादून की कमेटी गठित की जाएगी। जिला परवादून के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस का यह कार्यक्रम कांग्रेस के लिए नवनियुक्त पदाधिकारियों में जोश भरने का काम करेगा। कांग्रेस के दिल में हमेशा आरक्षण रहा है। राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण के लिए एक शुरुआत प्रारंभ की थी। यूपीए गवर्नमेंट ने राज्यसभा में उसका विधेयक पारित भी करवा दिया था। कतिपय कारणों से उस समय वो विधेयक कानून का स्वरूप नहीं ले सका, और अब हम लोगों ने हैदराबाद में भी मांग की, सभी विरोध पक्ष ने मांग की, और हमें अच्छा लगा कि इन्होंने लोकतंत्र में विरोध पक्ष की आवाज़ और हमारी आधी शक्ति जो देश की है उसकी बात को सुना, उसकी भावना को सुना और आरक्षण का विधेयक ला रहे हैं। हम उसका समर्थन करेंगे। खबर सितारगंज से है, जहां श्री गणपति सेवा समिति द्वारा गणेश महोत्सव का त्योहार मनाया गया, जिसमें सितारगंज के रामलीला भवन में गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। गणेश उत्सव सितारगंज रामलीला भवन में 19 तारीख से 24 सितंबर तक मनाया जाएगा। 24 तारीख को मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी का जो है कि इस टाइम हमारे यहाँ हर वर्ष जो है गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम मनाया जाता है। आज भी मनाया जा रहा है। सभी धर्म के, सभी जाति के और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। और ये 24 तारीख को मूर्ति जो आज स्थापित की गई है, ये 24 तारीख को जो है कि विसर्जित की जाएगी। और सभी जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि एक मौसम बदल रहा है और कार्य की शुरुआत, जो नए कार्यों की शुरुआत होती है, गणेश चतुर्थी से होती है, गणेश जी से होती है। सभी लोग इस गणेश पूजन में, जब तक ये चलेगा, सभी लोग यहाँ आए, धर्म प्रेमी जनता इसका लाभ उठाए। बात करेंगे अगली खबर की। रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मशहूर आध्यात्मिक और प्रेरक वक्ता जया किशोरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं और शिक्षकों समेत मौजूद तमाम लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देकर
उन सभी में जोश भर दिया। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जयसी जैन ने जय किशोरी का यूनिवर्सिटी पहुंचने पर स्वागत किया। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा समेत छात्र छात्राओं ने जय किशोरी से अपने प्रश्न भी पूछे, जिनका उन्होंने जवाब भी दिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक प्रदीप बत्रा, विधायक वीरेंद्र जाति समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एक्चुअल सक्सेस तो तभी पता चलेगा जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे, असली दुनिया को देखोगे, काम करोगे, तब पता चलता है। कई बार लगता है ना, जो हम कॉलेज में सबसे टॉप पर है वो बाहर जाके पता चलता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो अलग ही काम चल रहा है, अलग ही हिसाब किताब है। अभी तक तो हम ही हीरो थे। तो असली नॉलेज तो आपको तब पता चलता है जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि पहली चीज घर में घर वाले आपको बचा कर रखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला लेसन ही मैं पेरेंट्स के लिए ये देना चाहूंगी कि बच्चों को उनकी गलतियां करने दीजिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां डेंगू से बचाव के लिए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा व नगर पालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से लक्सर के कई क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव करने के साथ फॉगिंग कराई गई। टीम ने घर घर जाकर डेंगू के लार्वा की जांच पड़ताल की। इसके साथ टीम ने तहसील परिसर में भी अभियान चलाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया। टीम द्वारा लोगों को पत्रक देकर भी जागरूक किया गया। प्रशासन के साथ साथ हमारे ईओ साहब, एसडीएम साहब, हम लोग घर घर जाकर के लार्वा का सोर्स रिडक्शन कर रहे हैं और हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं साथ साथ जाकर के कि घरों में आप लोग कूलर, फ्रिज और एसी और गमले जितने भी टूटे हैं, कोई खिलौने हैं, उनको बाहर ना फेंके ताकि पानी इकट्ठा ना हो। और दिन पर दिन अब सुधार हो रहा है और इस समय हर आदमी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आप कैंप अभी हमारे हर दिन लग रहे हैं, कल भी था, आज सुल्तानपुर में भी हमारा कैंप लग रहा है। हमारा हो गया है और तहसील परिसर के आसपास में जो कॉलोनी वगैरह है वहाँ पे हम लोग ड्राइव भी कर रहे थे और हमने वहाँ पे प्रचार प्रसार भी किया और लोगों के घरों में भी जाके हमने देखा। लोग अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी हमने मकान देखे हैं कूलरों में पानी नहीं है और जहाँ पानी हमको मिला है वहाँ साफ पानी है, छतों में कहीं कोई पानी नहीं है। और केस की अगर बात करें हम, 28 केस हमारे एक सप्ताह पहले रिपोर्टेड थे और एक सप्ताह बाद हमारे 4 केस मात्र और बढ़े हैं। 32 केस हमारे पास आज रिपोर्टेड है आज की डेट में। तो मेरे ख्याल से अब डेंगू पे थोड़ा थोड़ा जब से हमने ड्राइव शुरू की है और लोग भी अवेयर हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कमी आई है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। हरिद्वार में ट्रेन की चपेट में आकर एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, यह हादसा हुआ है वन विभाग हरिद्वार रेंज में सीतापुर फाटक के पास, जब देर रात एक नर हाथी उपासना एक्सप्रेस की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर रिहायशी क्षेत्र में पहुंचा हुआ था और वन कर्मी उन्हें जंगल की ओर खदेड़ रहे थे। इस दौरान 3 में से एक हाथी रेलवे लाइन की तरफ चला गया और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। खबर सुनते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेंजर दिनेश नौडियाल का कहना है कि नर हाथी की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। 3 डॉक्टरों का पैनल रेस्क्यू सेंटर में मृत हाथी का पोस्टमार्टम करेगा। हाथी की उम्र कितनी थी, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, अब बात करेंगे अगली खबर की। धामी सरकार काश्तकारों को राहत देने के लिए इस बार अतिरिक्त धान खरीद केंद्र खोलेगी। धान खरीद के जरिए 8.5 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया। वहीं इस संबंध में विधानसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रेखा आर्य ने धान खरीद सत्र की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया है कि धान खरीद के संबंध में किसानों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। खरीद के लिए 72 घंटे के भीतर हर हाल में ऑनलाइन भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से धान खरीद सत्र शुरू होगा, जो 31 दिसंबर को खत्म होगा। किसानों की सहूलियत के लिए इस बार 875 क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। आर्य ने बताया कि क्रय संस्था के रूप में खाद्य विभाग, राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, NCCF, UPCU, UCCF एवं कच्चा आढ़तियों को नामित किया गया है।
देखिए, आज खरीफ फसल की बैठक ली गई है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा हमें लगभग 8.96 LMT 2022-23 का हमारे पास में लक्ष्य दिया गया है, और जिसमें हमें यह लक्ष्य को 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक में इस 8.96 LMT लक्ष्य को पूर्ण करना है। साथ ही अब की बार भारत सरकार ने चावल की खरीद पे जो MSP तय करी है, आज की इस बैठक में सभी हमारे जो क्रय केंद्र, चाहे वो कोऑपरेटिव के हों, चाहे वो कच्चा आड़ती चावल खरीदते हो, चाहे वो NCCF वाले हों, चाहे UCCF वाले हों, सभी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई किसी भी प्रकार से किसानों को उनकी चावल खरीद के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 72 घंटे में जो उनका भुगतान होना है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खबर उत्तराखंड में, वक्त एक ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हेड कांस्टेबलों के वेतन निर्धारण के मामले में राज्य सरकार द्वारा उनका वेतन निर्धारण करने के बाद की गई कटौती को चुनौती देती सरकार की कई विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार द्वारा अपील देर में दायर करने के आधार पर खारिज कर दी है। बता दें कि हेड कांस्टेबल जगत राम भट्ट व अन्य ने उच्च न्यायालय में 2018 में याचिका दायर कहा था कि उनकी नियुक्ति हेड कांस्टेबल के पद पर हुई थी, जिसके बाद उन्हें पदोन्नति न देकर उन्हें प्रमोशन पे स्केल दिया गया है। छठा वेतनमान लागू होने तक उन्हें आपको बता दें सब इंस्पेक्टर का वेतनमान दिया गया। छठे वेतनमान में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 2008 में शासनादेश जारी कर उनसे विकल्प मांगा कि वह उच्च वेतनमान लेना चाहते हैं या शासनादेश के अनुसार वेतन लेना चाहते हैं। सर्विस के मामलों में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हाई कोर्ट एक्ट के मुताबिक अपील दायर करने का समय 30 दिन का होता है। इसमें कुछ लोग हेड कांस्टेबल में भर्ती हुए थे और उसके बाद उनको प्रमोशन ना दिया जाकर उनको प्रमोशनल पे स्केल दिया गया। उसके बाद उनको सब इंस्पेक्टर का पे स्केल दिया गया। जब ये 6 पे कमीशन लागू हुआ तो उससे पहले वो सब इंस्पेक्टर का पे स्केल पा रहे थे। 2008 में जो जियो जारी हुआ उसमें विसंगतियाँ दूर करने के लिए 6 पे कमीशन की, उसके लिए उसमें जियो जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो हायर पे स्केल पे जा रहे हैं आप वहाँ से पे स्केल फिक्स करना चाहते हैं या जियो के हिसाब से पे स्केल करना चाहते हैं, उसके लिए विकल्प मांगे थे। हमने विद इन टाइम उसमें विकल्प दे दिए। विकल्प देने के बाद उन्होंने हमारा पे स्केल 10,230, 4200, 14,430 कर दिया। लेकिन फिर बिना किसी कारण बताए, बिना हमें अपॉर्चुनिटी दिए, उसको वापस करके उन्होंने 93 का पे स्केल कर दिया। अगली खबर रुड़की से है। रुड़की के बेलडा प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं के साथ मृतक युवक के परिजन नगर निगम चौक के पास धरने पर बैठे और मांगे पूरी न होने तक धरना समाप्त न करने की चेतावनी दी है। बता दें कि जून माह में बेलड़ा गांव में दलित समाज के एक व्यक्ति की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया था, जिसमें परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया था, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें भी आई थी और बहुत लोगों को जेल भी भेजा गया था। इस प्रकरण में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी। वहीं धरने पर बैठे मृतक के पीड़ित परिजनों का कहना है कि अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने के लिए यह धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और यह धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती है। जो 12 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जी, मुझे धरने पे आज इसलिए बैठना पड़ा है। 3-3.5 महीने हो चुके हैं इस प्रकरण को। अब तक भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं तो मेरे पति को जो उन्होंने 12 सूरतों की मांग की थी वो भी अब तक पूरी नहीं हुई है। और रही नौकरी की बात, नौकरी में भी PRD की नौकरी दी है इन्होंने, तो उसमें भी मैं उसमें करना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें से अभी 1600 आदमी कर्मचारी निकाले गए हैं और उसमें मुझे मतलब मैं तो कर नहीं सकती। उसमें मुझे तो एक स्थायी नौकरी चाहिए जिससे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ। अभी तक तो कोई भी 12 सूरतों की मांग तो अब तक पूरी हुई ही नहीं है। अभी तक अगर हमें 12 सूरतों की मांग पूरी होती तो आज हम धरने पे थोड़ी ना बैठते हैं यहाँ पर। हमें जब हमारी 12 सूरतों की मांग नहीं पूरी हुई, जब यहाँ आज परेशान हो के अब जाके हम धरने पे बैठे हुए हैं। इसमें कुछ लोग हेड कांस्टेबल में भर्ती हुए थे और उसके बाद उनको प्रमोशन ना दिया जाकर उनको प्रमोशनल पे स्केल दिया गया। उसके बाद उनको सब इंस्पेक्टर का पे स्केल दिया गया। जब ये 6 पे कमीशन लागू हुआ तो उससे पहले वो सब इंस्पेक्टर का पे स्केल पा रहे थे।
2008 में जो एक जियो जारी हुआ उसमें विसंगतियां दूर करने के लिए 6 पे कमीशन की, उसके लिए उसमें जियो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो हायर पे स्केल पे जा रहे हैं आप वहाँ से पे स्केल फिक्स करना चाहते हैं या जियो के साथ पे स्केल करना चाहते हैं, उसके लिए विकल्प मांगे थे। हमने विद इन टाइम उसमें विकल्प दे दिए। विकल्प देने के बाद उन्होंने हमारा पे स्केल 10,230, 4200, 14,430 कर दिया। लेकिन फिर बिना किसी कारण बताए, बिना हमें अपॉर्चुनिटी दिए। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर से अगली खबर। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 14 सितंबर को दिन दहाड़े तलवार से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद की है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उक्त मामले का खुलासा आज एसपी सिटी मनोज कात्याल ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय में खुलासा किया है। इसके बाद पीड़ित विकास सिंह चौधरी निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश की तहरीर के आधार पर तत्काल पुलिस के द्वारा रिजवान अहमद उर्फ रिजवी, एजाज अहमद और रवि चौहान के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने के साथ ही 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब कोतवाली पुलिस के द्वारा खेड़ा कॉलोनी के संतोषी माता मंदिर के पास से एक आरोपी रिजवान अहमद उर्फ रिजवी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी से घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद की गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के और पुलिस मुख्यालय से लगातार हम लोग को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में एक घटना जो कि हुई थी दिनांक 14 सितंबर को, उसकी सूचना हमें 15 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया और खुले में तलवार लहराई गई। तो इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए हमने स्वीकार किया और इस घटना में तत्काल गंभीर धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें 72 घंटे के भीतर हमने जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि बहुत ही शातिर किस्म का है, उस पर पूर्व पे भी लड़ाई झगड़े के काफ़ी मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, उसको हमने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसमें CCTV फुटेज और मैनुअल जो इंटेलिजेंस है उसकी सहायता से उसे गिरफ्तार किया। अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून जिले के नवनियुक्त SSP अजय सिंह को तमाम संगठन आपको बता दें शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। इसी के तहत उनके कार्यालय में दून बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और कुछ संगठन के लोग भी मिले हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा एवं सचिव राजवीर सिंह बिष्ट अपनी कार्यकारिणी संघ SSP कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान SSP अजय सिंह के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। वकीलों ने पुलिस से बेहतर सहयोग मिलने की अपील भी की है। इसके अलावा रिटायर्ड PPS पेंशनर्स एसोसिएशन, दून उद्योग व्यापार मंडल और दून वैली व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी SSP से शिष्टाचार भेंट कर शुभकामनाएं दी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से। आपको बताएं, रामनगर स्थित राजकीय महाविद्यालय महिला प्रोफेसर 2 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। महिला प्रोफेसर के लापता होने के बाद से ही परिजन व पुलिस लगातार उनकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस मामले में सोमवार को रामनगर कोतवाली पुलिस ने लापता महिला प्रोफेसर को काशीपुर क्षेत्र से सकुशल बरामद कर महिला प्रोफेसर से आपको बता दें पूछना शुरू किया। बता दें कि 2 सितंबर की सुबह महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा पुनेठा अपने घर से कॉलेज ड्यूटी के लिए निकली थी, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंची थी। कॉलेज ना पहुंचने पर कॉलेज प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी उनके परिजनों को दी गई थी। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि महिला प्रोफेसर से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला प्रोफेसर की बरामदगी के बाद उनके परिजनों ने रामनगर पुलिस की प्रशंसा की। 5-7 दिन से कल दोनों बच्चे आए थे, रक्षाबंधन को।
पिछले 5-7 दिन से एक कल दोनों बच्चे आए थे, परसों रक्षाबंधन को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम आनंद नगर पीपल पड़ाव मालधन चौड़ क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहित महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां एक और परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं सूचना मिलने के बाद चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह मेहता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला के शव को कब्जे में लेते हुए घटना की जानकारी जुटानी शुरू की। आपको बता दें, घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके शव का पंचायतनामा नायब तहसीलदार दयाल मिश्रा की मौजूदगी में भरने की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि संबंधित पुलिस जांच कर रही है तथा परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। छात्र संघ चुनाव में बड़ा बवाल सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में बड़ा बवाल सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एनएसयूआई अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पर हमला हुआ है। तो एबीवीपी पर लगा है हमला करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर भी हमलावरों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में बड़ा बवाल सामने आया है। आपको बता दें, एनएसयूआई अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पर हमला हुआ है। एबीवीपी पर लगा है हमला करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिल्ली पुलिस पर भी हमलावरों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में यह बड़ा बवाल सामने आया है। एनएसयूआई अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पर हमला हुआ है। तो दो गुटों में यह संघर्ष की घटना सामने आई है। एबीवीपी पर यह हमला करने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस पर भी हमलावरों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। इस वक्त की ये अहम खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में बड़ा बवाल सामने आया है। आपको बता दें, एनएसयूआई अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पर हमला हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर यह हमला का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस पर भी हमलावरों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। इस वक्त की यह अहम खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में बड़ा बवाल सामने आया है। एनएसयूआई अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पर हमला हुआ है। तो एनएसयूआई और एबीवीपी दो गुट, इनके बीच संघर्ष की यह घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस पर भी हमलावरों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में यह बड़ा बवाल सामने आया है। एनएसयूआई अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पर हमला हुआ है। एबीवीपी पर हमला करने का आरोप लगा है। साथ ही दिल्ली पुलिस पर भी हमलावरों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में ये घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। छात्रों का उपद्रव साफ तौर पे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के बवाल की ये तस्वीरें। तो इन लोगों में, कथित छात्रों में किसी भी तरीके का पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं है। साफ तौर पर सड़कों पर गुंडागर्दी देखने को मिल रही। तो बीच सड़क ये गुंडई देखने को मिल रही है। देश की राजधानी का ये हाल है। देश की राजधानी के मशहूर विश्वविद्यालय की ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो परिसर का गेट तोड़ दिया गया। उपद्रवियों ने उपद्रव की सारी हदें पार कर दी हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में ये बवाल की तस्वीरें साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं। ये भविष्य के ये छात्र हैं और ये भारत के भविष्य हैं और इनके द्वारा ये घटनाएं की जा रही हैं। तो ये निश्चित रूप से ये गुंडों की तरह ये बर्ताव कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी सड़क पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन नदारद दिख रहा है। किसी भी तरीके का इन गुंडों में कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। तो एनएसयूआई अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पर हमले का आरोप भी लगा है और ये आरोप एबीवीपी पर लगा है। साथ ही दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगे हैं कि वो हमलावरों को संरक्षण दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, क्या अहम अपडेट है आपके पास? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जो ये बवाल हुआ है और तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव करीब है, जिसको लेकर दोनों तरफ से बात करें, एबीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, दोनों जा रहा था। और कई बार हम देख रहे थे लगातार पिछले 2 दिन से ये हो रहा था कि दोनों के जो समर्थक है, दोनों चाहे वो एबीपी के हो चाहे एनएसयूआई के हो, दोनों के समर्थक किसी न किसी बात पर बार बार भिड़ रहे थे। और आज वही हुआ कि जिस समय थोड़ा तक दोनों के गुटों में इसी बात को लेकर वो मतभेद इतना बढ़ गया कि वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी प्रवेश, अगर बात की जाए जो ये उपद्रवी हैं, ये दोनों संगठनों के हैं या किसी एक संगठन के हैं, और इन पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है? जी देखिए, मैं बता की बातें सामने आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के समर्थक जो है वहां पर किसी बात को लेकर डट गए थे, अड़ गए थे और इसी अड़ने की वजह से दोनों पक्षों में जो है थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ा। और वो मनमुटाव इतना बढ़ा कि इस कदर उन्होंने हंगामा किया है कि काफी लोगों को बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की भी हुई, चोटें भी आई हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि वो कोई बाहर के थे या उसके थे, लेकिन समर्थक प्रवेश इन गुंडों पे, गुंडे ही कहेंगे इन पर, अब तक किसी तरीके कोई कार्रवाई हुई है? जी देखिए, फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है और बताया ये जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की जांच की जा रही है कि वजह आखिर क्या थी और इतना हंगामा बढ़ने का कारण क्या था। प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भविष्य के ये देश के निर्माता बनने वाले छात्र हैं जिनको ये आप सड़कों पर गुंडागर्दी करते हुए देख पा रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव, छात्र संघ चुनाव की ये तस्वीरें, तो छात्र संघ के चुनाव में जो बवाल हुआ उसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से दोनों गुटों के बीच इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।